जैसा, पर शायद सपनों में मैं उड़ना चाहूं जैसा, पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। नमस्कार दोस्तों, आज है 26 जुलाई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त बबीता जैन, आपके इस सफर में आपकी दोस्त, आपकी गाइड। चलिए अब बात करते हैं देशभक्ति की। भारतीय होने के नाते 26 जुलाई ये दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम में से कई ये नहीं जानते कि क्यों। इसीलिए आज के दिन हम आप सबको जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में लड़े गए एक संघर्ष की कहानी बताएंगे। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की यशस्वी पूर्तता पर घोषित किया गया। 60 दिनों तक हमारे पाकिस्तानी परदेशियों के साथ लड़ी हुई ये जंग दोनों देशों के लिए खौफनाक थी। कुछ पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादियों के भेष में भारतीय जमीन पर घुस आए। उन्होंने हमारी कुछ ऊंची आउटपोस्ट्स पर कब्जा कर लिया, ऐसी पोस्ट्स जिनके बिना शायद भारत अपनी सरहद खो सकता था। हमारे सैनिकों ने अलौकिक साहस दिखाकर इन इंट्रूडर्स को भारतीय जमीन से मार भगाया। आखिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को जंग का मैदान छोड़ना पड़ा। शायद आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति पर आज ही के दिन इस जंग में शहीद हुए 527 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी हाँ, इस साल भी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते हमें आज के दिन का महत्व जानना चाहिए। इतना ही नहीं, उससे सीखना चाहिए कि हमारी रक्षा के लिए इंडियन आर्मी के वीर जवानों ने क्या साहस दिखाए। आज हमारे देश की सरहद सुरक्षित है, इसीलिए क्योंकि ये बहादुर जवान अपने देश के लिए मर मिटने के लिए कभी हिचकिचाते नहीं हैं। कोल्हापुर शहर अपने इतिहास में हुए वीर राजाओं महाराजाओं के लिए मशहूर है, ये तो आपको पता ही होगा। इन महान राजाओं में अपनी उदारता व वीरता के लिए माने जाने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज अपनी प्रजा के सबसे प्रिय थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आदर से राजश्री शाहू कहलाने वाले ये ऋषिमन राजा असल में शाही घराने से नहीं थे, उन्हें बचपन में गोद लिया गया था। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1874 में कोल्हापुर के एक बड़े घराने में हुआ। उनका असली नाम था यशवंतराव नारायण घाटगे। अपनी माँ की तरफ से तो वो मुधोल के राजा के वंशज भी थे। मानो राजाओं का खून उनकी नसों में दौड़ रहा था। उनके पिता कोल्हापुर गद्दी के प्रतिशासक थे, इसीलिए शाही घराने में छोटे यशवंत राव का आना जाना था। उनके सर पर राज्य का भार 12 साल की मासूम उम्र में सौंपा गया। ये घटना जितनी आश्चर्यजनक थी, उतनी ही दुखद भी।
अपने माँ बाप की मृत्यु और शाही घराने के उन्हें गोद लेने के बाद छोटा यशवंत छत्रपति श्री शाहू जी महाराज बन गया। मृत्यु से पहले उनके पिता ने उनकी शादी लक्ष्मीबाई साहिबा के साथ तय की थी और इस तरह कोल्हापुर को एक नया राजा और रानी मिल गए। लेकिन 12 साल के शाहू जी क्या राज संभालते। उनकी प्राथमिक शिक्षा के साथ राजकीय शिक्षा भी शुरू हो गई। इसके लिए उन्हें धारवाड़ भेजा गया। अपनी शिक्षा पूरी करके 19 साल की उम्र में जब शाहू महाराज कोल्हापुर लौटे तो शहर खुशी से झूम गया। 2 अप्रैल 1894 को उनका राज्याभिषेक किया गया। पूरे 32 साल बाद कोल्हापुर को एक राजा मिल रहा था। जल्दी ही उन्होंने ये सिद्ध किया कि वो एक गुणी राजा थे। गरीबी, अशिक्षा और जाति भेद जैसे राक्षसों का विनाश करके उन्होंने इतिहास ही रच दिया। अंधश्रद्धाओं और अंधविश्वास को हटाकर दुखों का निर्मूलन करके उन्होंने कोल्हापुर को जैसे एक स्वर्ण नगरी बना दिया। मजेदार बात यह है कि शाहू महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन थे। उनका ये शौक कोल्हापुर वासियों को इतनी प्रेरणा दे गया कि आज भी ये शहर अपने कुश्तीगीर उस्तादों के लिए प्रसिद्ध है। शायद छत्रपति शाहू महाराज के किए हुए स्वकर्मों में सबसे महत्वपूर्ण उनकी जातिवाद के खिलाफ जंग है। डॉक्टर अंबेडकर के काम से वो बहुत प्रभावित थे। समाज में नीची जाति के माने जाने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी शिक्षा की। सिर्फ दलितों के लिए चलाए जाने वाले 16 स्कूल्स उन्होंने बंद करवाए और उन छात्रों को साधारण स्कूल्स में प्रवेश दे दिया। मनु और मनुस्मृति के पारंपरिक नियमों को तोड़कर दलितों के लिए रिजर्वेशन देने का साहस उन्होंने दिखाया। जो इन नए नियमों को तोड़ता था उन्हें कोल्हापुर राज्य की नौकरी से तुरंत हटा दिया जाता था। सच, ऐसे निर्णय लेने की हिम्मत सिर्फ एक राजा ही दिखा सकता है। नए रिजर्वेशन रूल्स लगाने के बाद की एक घटना है। कोल्हापुर कोर्ट में काम करने वाले एक ओबीसी व्यक्ति के खिलाफ एक ब्राह्मण जज ने काम के लायक न होने की शिकायत दर्ज की। शाहू जी ने जज से कहा, उस व्यक्ति को 1 महीना अपने साथ रखो और अपनी तरह बना के दिखाओ। अगर इस काम में तुम्हें असफलता मिली तो तुम्हें ही अपने काम से हटा दिया जाएगा। शाहू जी के डर से जज ने उस व्यक्ति के साथ 3 महीने गुजारे। साथ ही साथ उसे काम के लिए योग्य होने का प्रमाण पत्र भी दिया। वो लोगों के राजा थे और वो क्राइम, इकोनॉमी, जस्टिस, एजुकेशन आदि में इतने जुटे हुए थे कि कई बार किसी हड़ताल के समय वो लोगों की तरफ से लड़ते भी थे। उनके जीवन का दुखद अंत 6 मई 1922 को 48 साल की कम उम्र में हुआ। कोल्हापुर ने मानो अपना पिता खो दिया। उनके 36 सालों के अनोखे राज्य की कहानी सच। छत्रपति राजश्री शाहू महाराज was born to be remembered। अगर आप रॉक म्यूजिक के फैन नहीं हैं, तो भी आपने ये गाना गुड फेलर्स, लेयर केक या द डिपार्टेड जैसी कई फेमस हॉलीवुड फिल्म्स में जरूर सुना होगा। और अगर आप अपने आप को रॉक एंड रोल फैन समझते हैं तो आपने अब तक इस गीत को बनाने वाले आइकॉनिक बैंड को तो पहचान ही लिया होगा, जिसे आज ब्रिटिश इन्वेजन ऑफ द 60s कहा जाता है। उस हलचल के द रोलिंग स्टोन्स एक प्रमुख भाग थे। इन्वेजन से आप क्या समझे? हम युद्ध की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज तक के सबसे मशहूर ब्रिटिश म्यूजिशियन के अमेरिकन पॉप म्यूजिक पर किए हुए हमले की बात कर रहे हैं। बीटल्स और द हू जैसे बैंड्स ने दुनिया में ब्रिटिश म्यूजिक को एक अलग प्रतिष्ठा दिलाई, लेकिन उस समय के सामाजिक विद्रोह के प्रतीक थे द रोलिंग स्टोन्स। अपने सोशली मोटिवेटेड,
अलग सी ब्लूज स्टाइल संगीत से उन्होंने रॉक म्यूजिक को एक तूफानी दृष्टिकोण दे दिया। सर मिक जैगर, जो इस संगीत की उफनती हुई आवाज के मालिक हैं। सर मिक जैगर का जन्म आज ही के दिन यानी कि 26 जुलाई 1943 में हुआ था और आज भी वो स्टेज पर उतने ही उत्साह से परफॉर्म करते हैं जितने उत्साह से वो 50 साल पहले परफॉर्म करते थे। एक टीचर और एक हाउसवाइफ के घर जन्मे जैगर हाउलिन वुल्फ और मडी वाटर्स जैसे R&B और ब्लूज आर्टिस्ट्स को सुनते हुए बड़े हुए। हालांकि वो एक अच्छे छात्र थे और उन्हें मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन भी मिला था। उन्होंने कॉलेज छोड़कर अपने संगीत के सपने को साकार करने की कोशिश करने का निर्णय लिया। कई साल बाद एक इंटरव्यू में मिक ने कहा कि उनके इस निर्णय से उनके पिता तब काफी असंतुष्ट हुए थे। इतने असंतुष्ट कि उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर वो पढ़ाई छोड़कर आर्मी ज्वाइन करता तो भी इससे अच्छा होता। स्वाभाविक है कि अपने बच्चे के भविष्य की चिंता में लगे हर बाप को ऐसा ही लगता, और यहाँ तो उनके पिता एक टीचर भी थे। लेकिन मिक ने हार नहीं मानी और आखिर में इट ऑल वर्कड आउट फॉर द बेस्ट। छोटे बैंड्स के लिए काम करते हुए गिटारिस्ट कीथ रिचर्ड्स से उनकी दोस्ती हुई, जो मिक के आसपास ही रहते थे और उनकी तरह ही म्यूजिकल टेस्ट रखा करते थे। फाइनली स्लाइड गिटारिस्ट ब्रायन जोन्स को इस नए बैंड में शामिल किया गया और इस तरह से रोलिंग स्टोन्स की शुरुआत हुई। पहले वो एक ब्रिलियंट कवर बैंड के रूप में प्रसिद्ध हुए। इट्स ऑल ओवर नाउ और लिटिल रेड रूस्टर जैसे पुराने हीरोज के गानों के कवर्स काफी फेमस हुए। उनका पहला इंटरनेशनल नंबर 1 हिट था उन्हीं का लिखा हुआ आई कांट गेट नो सेटिस्फेक्शन। सुनिए, शायद आपको भी ये धुन याद आ जाए। अपनी ऑन स्टेज शरारतों के लिए ये बैंड जल्द ही लोकप्रिय हो गया और जैगर का इस इमेज को बनाने में बड़ा हाथ था। युवकों को ये मल्टीपल ड्रग ऑफेंडर्स कंजर्वेटिव मध्यम वर्ग के खिलाफ आइकन्स के रूप में बहुत भाए। 70 के दशक में कई हिट एल्बम्स के बाद कीथ और मिक में अनबन होने लगी। आखिर में मिक ने अपने सोलो करियर पर ध्यान देना शुरू किया। उनका पहला एल्बम चार्ट बस्टर हुआ, लेकिन उसके बाद भी द स्टोन्स का जादू वो फिर से नहीं चला पाए। हाँ, उनके फैंस उन्हें इसी नाम से जानते थे, द स्टोन्स। मशहूर डायरेक्टर मार्टिन स्कोरसेसी ने द स्टोन्स पर गिमी शेल्टर नाम की एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जैगर की विवादास्पद लोकप्रियता के बावजूद उन्हें 2003 में नाइटहुड प्रदान किया गया और उनके नाम के पहले सर लग गया। दोस्तों, ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते कि मिक कभी कभार एक्टिंग भी किया करते थे और 1970 में उन्होंने 2 फिल्मों से इस करियर की शुरुआत की। भारतीय संगीत का जैगर पर काफी प्रभाव रहा है। इनफैक्ट भारतीय फिल्म संगीत के बादशाह AR रहमान के साथ वो एक म्यूजिकल सुपर ग्रुप के सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, रहमान के साथ उन्होंने सत्यमेव जयते नाम के गाने में संस्कृत में भी गाया है। 68 साल के इस नौजवान की आवाज जब आप रहमान के साथ सुनेंगे तब आपको एहसास होगा कि ही वॉज ऑल्सो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। यही सबका एक मजहब हो, सत्य के धागे से दिल को जोड़ो है, सत्य के दामन को यूं न छोड़ो। सत्यमेव जयते, सत्यमेव
दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को फॉलो करते हैं तो आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की लिखी हुई कहानियाँ और नाटक तो जरूर पढ़े होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक ऑस्कर से भी नवाजा गया है? या फिर ये बात कि प्रसिद्ध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जनकों में से ये एक हैं? सच, शॉ के व्यक्तित्व में कई पहलू हैं। हार्डकोर सोशलिस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक, प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, द लिस्ट गोज ऑन। एक जिंदगी और इतने सारे कारोबार लेकिन शॉ ने ये सारे काम अपने अलग अंदाज में किए। आज हम आपका परिचय करवाएंगे इस लेजेंडरी राइटर की जिंदगी से। शायद कुछ ताज्जुब वाली बातें ना आपको भी पता चल जाएं। एक गरीब पिता के पुत्र शॉ का जन्म डबलिन, आयरलैंड में हुआ। पढ़ाई लिखाई खुद को सिखाकर सिर्फ 15 साल की छोटी उम्र में वो एक जूनियर क्लर्क बने। शुरुआत में नॉवेलिस्ट बनने की नाकाम कोशिश के बाद वो एक यशस्वी पत्रकार बन गए। सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन और फाबियन सोसाइटी जैसी सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में वो शामिल हुए। सड़क के किनारों पर खड़े होकर सोशलिज्म पर व्याख्यान देना, राजकीय साहित्य बांटना जैसे काम वो किया करते थे। सैटरडे रिव्यू नामक पत्रिका के लिए शॉ नाट्य समीक्षण भी करते थे। George Bernard Shaw speaking at the Joint British Committee Authors' Day dinner in London in honor of Professor Einstein. There is always a great deal to conceal. If you take the typical great man of our historic epoch, and suppose that I had to rise here tonight to propose the toast of Napoleon, well, undoubtedly I could say many very flattering things about Napoleon. But the one thing which I should not be able to say about him would be perhaps the most important thing. And that was that it would perhaps have been better for the human race if he had never been born. फाबियन सोसाइटी की सदस्य बीट्रिस वेब ने उनका ऐसा वर्णन किया है। स्त्रियों को वो बहुत भाते थे। उनकी अनकन्वेंशनल पोशाक, लंबा कद और नीली आंखें थी। बातचीत में होशियार और दिलचस्प सहयोगी थे। People who only know me from reading my book or sometimes even from seeing my plays get a most unpleasant impression. And the people who really meet me, as you have been kind enough to meet me now, well, they see that I am a most harmless person. I'm quite a kindly person, you know. बीट्रिस के घर पर ही जॉर्ज की मुलाकात शार्लट से हुई, जिनसे उन्होंने कुछ साल बाद शादी की। शार्लट ने उनके लंबे जीवन में एक मजबूत स्थान प्राप्त किया। उन्होंने शॉ की मदद के लिए शॉर्टहैंड और टाइपिंग सीख लिया। डिक्टेशन और प्रेस के लिए प्लेस बनाने में वो माहिर हो गई। पहले तो शॉ ने शादी से इनकार कर दिया और शार्लट ने उनसे दूर जाकर इटली में रहने का निर्णय लिया। लेकिन जब एक हादसे के बाद शार्लट ने उनका ख्याल रखा, तब शॉ ने हाँ कर दी। तब शॉ 42 साल के थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने करियर में राजकीय विषयों पर कई नाटक रचे। ये नाटक गरीबी, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार आदि पर लिखे गए थे। सोशलिज्म से इन दुखों का निर्मूलन हो सकता है, ऐसे संकेत इनमें प्रमुख थे। वो एक कट्टर युद्ध विरोधी थे, जिसकी वजह से पहले महायुद्ध के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर आपने उनके नाटक पढ़े हैं ना, तो आपने उन पर बनी फिल्मों को जरूर देखा होगा। माय फेयर लेडी और जूलिया रॉबर्ट्स स्टारर प्रिटी वुमन जैसी फिल्में उन्हीं के लिखे पिग्मेलियन नामक नाटक पर आधारित है। क्या ये बात आपको पता है? 1925 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अपने गरीब लेखक दोस्त की मदद के लिए उन्होंने उसे अपनी बायोग्राफी लिखने की इजाजत दी। मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि इस दोस्त की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी ही बायोग्राफी कंप्लीट भी की और कंपाइल भी। दूसरे महायुद्ध के वो कड़े विरोधी थे। इसी महायुद्ध के दौरान उनकी निजी जिंदगी में एक हादसा हुआ। उनकी पत्नी का 1943 में देहांत हो गया।
लेकिन उन्होंने मरते दम तक लिखना बंद नहीं किया। अपना आखिरी नाटक व्हाई वुड शी नॉट उन्होंने अपनी मृत्यु के साल में यानी 1950 में पूरा किया। आज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जयंती है और इस अवसर पर इस ग्रेट लिटरेरी फिगर को बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य है। अब बबीता जैन को दीजिए इजाजत, जल्दी ही मिलेंगे आपसे। सुनते रहिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।